नमस्कार दोस्त। हमने पॉलिटी का पिछला क्लास में संविधान के स्रोत के बारे में पढ़ा। तो हमने पॉलिटी में अब तक क्या क्या चीज़ पढ़ लिया है? अनुसूची पढ़ लिया है, संविधान संशोधन पढ़ लिए हैं और संविधान के स्रोत पढ़ लिए हैं, विदेशी और देशी दोनों। अब हमें प्रस्तावना देखना है, प्रियम्बल, ठीक है ना। तो देखिए प्रस्तावना है क्या। कोई भी किताब जो लिखा जाता है, कोई भी किताब को जब आप पढ़ते हैं तो देखते होइएगा शुरुआत में 1-2 पेज में उसकी भूमिका लिखी हुई रहती है और उसमें ये समझाने का प्रयास किया जाता है कि इस किताब में हमने क्या लिखा है, इस किताब को हम क्या सोच कर लिख रहे थे, इस किताब को लिखने के लिए हमें क्या क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ी, ठीक है ना। इस किताब को लिखने में हमें कौन कौन मदद किए। फिर ये बात भी लिखा जाता है कि आप जब इस पूरा किताब को पढ़िएगा तो आपको क्या चीज़ की प्राप्ति होगी, किस विषय में आपको समझ की प्राप्ति होगी, क्या समझ में आएगा, क्या समझ में नहीं आएगा। तो ये सारी बातें भूमिका में लिखी जाती है। वैसे ही संविधान एक किताब है, इस किताब की जो भूमिका के रूप में 2-3 पेज लिखा गया उसका नाम प्रस्तावना रख दिया गया। अब इस पर 2-3 पेज नहीं लिखा गया है, बहुत छोटा सा लिखा गया, मतलब 1 पेज से भी कम लिखा गया, उसको प्रस्तावना कहे गए। अब इस प्रस्तावना जो है, आपको प्रस्तावना याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है कि हाँ पूरा प्रस्तावना याद करेंगे। ऐसे आपको भारत का नागरिक होने के नाते इतना तो कर्तव्य बनता है कि प्रस्तावना आपको याद हो। लेकिन अगर नहीं भी याद है तो इसका ये मतलब नहीं कि क्वेश्चन नहीं होगा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से प्रस्तावना याद रखना कंपलसरी नहीं है, ठीक है। ओके, प्रस्तावना के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको पहले देख लेते हैं। तो हिदायतुल्लाह, ये देखिए ये एक ऐसे व्यक्ति थे, हिदायतुल्लाह, आज़ादी के बाद जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस प्रेसिडेंट प्लस वाइस प्रेसिडेंट, ये तीनों पोस्ट पे रहे। एकमात्र व्यक्ति जो तीनों पद को एक मतलब संभाला हो, एक साथ नहीं, मतलब तीनों पद पे काबिज रहे हैं, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति और भारत के मुख्य न्यायाधीश, वो मोहम्मद हिदायतुल्लाह थे। इन्होंने कहा कि भारत का जो प्रस्तावना है ये अमेरिका के स्वतंत्रता के घोषणा पत्र के समान है। मतलब अमेरिका में जो घोषणा पत्र आया था कि आपको स्वतंत्रता दिया जाता है, जैसे भारत में भी एक घोषणा पत्र आया था जिसको भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के नाम से जानते हैं, तो वैसे अमेरिका का जो स्वतंत्रता का घोषणा पत्र था उसी के समान है। ये बात किसने कही है? मोहम्मद हिदायतुल्लाह ने। ये बात ध्यान में रखेंगे। आपसे ये नहीं पूछेगा कि मोहम्मद हिदायतुल्लाह ने क्या कहा है, आपसे ये पूछेगा कि अमेरिका के स्वतंत्रता पत्र के समान अपना प्रस्तावना है, ये बात किसने कहा है, और 4 ऑप्शन आपके पास होगा, हिदायतुल्लाह आंसर करना होगा, ठीक है। ओके, अब क्या है कि मेन बहस यहाँ पे स्टार्ट हो गई कि संविधान को कुछ लोग ऐसे मानते थे कि जहाँ से भाग 1 स्टार्ट हुआ है वो संविधान है। जैसे लेसन 1, आप बुक को कहाँ से मानते हैं? बहुत सारे पढ़ने वाले ऐसे होते हैं जो लेसन 1 से पढ़ते हैं सीधा, उनको भूमिका वगैरह से कोई मतलब नहीं होती है, तो उनके लिए बुक कौन सा है? लेसन 1 से लेके लेसन लास्ट तक, वही तो उनके लिए बुक है। बाकी पहले वाला बुक थोड़े ना है, क्योंकि उसको पढ़ते ही नहीं है। तो ऐसे ही जब संशोधन करने की बात आई, जो हम लोग संविधान संशोधन पीछे पढ़ रहे थे, तो संशोधन के लिए संसद को जो अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 368 के तहत, उसमें साफ शब्दों में कहा गया है कि आप केवल उसी बात पे संशोधन कर सकते हैं जो आपके संविधान में लिखा हुआ हो। अगर संविधान में लिखित बात नहीं है तो फिर आप उसमें संशोधन कैसे कर सकते हैं? संसद के पास कोई हक नहीं है कि आपके घर में आकर के आपके घरेलू मैटर के ऊपर नियम कानून लगा दे, क्योंकि संविधान में कहीं नहीं लिखा गया है। संसद है ही संविधान में लिखे गए बातों पर विधि बनाने के लिए, विधि को चेंज करने के लिए, कि जिससे लोगों को जिंदगी जीने में और जीवन यापन करने में सहूलियत हो, ठीक है, इसलिए है। तो पहली बार जब संविधान में संशोधन का प्रयास किया गया तो सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया। एक्चुअली में बेरूबाड़ी एक केस आया, बेरूबाड़ी बाद हुआ 1960 में, उससे पहले चंपकम दोई-राजन केस 1950 में हुआ था। इस दोनों को एक ही साथ याद रखेंगे, बेरूबाड़ी और चंपकम दोई-राजन केस, ठीक है। इस दोनों केस में सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पे कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। तो क्या प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं तो इसमें संशोधन किया जा सकता है? नहीं। मतलब जब भाग ही नहीं है तो फिर संशोधन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि संशोधन का अधिकार ही तभी मिलेगा संसद को जब प्रस्तावना संविधान का भाग होता। भाग नहीं मतलब संशोधन नहीं कर सकते हैं। लेकिन केशवानंद भारती ये साधु थे, तो केशवानंद भारती ने क्या किया कि केरल के खिलाफ केस कर दी, केरल हाईकोर्ट में केस डाला, मैटर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। ये बात 1973 में इसका जजमेंट आई। सबसे बड़ी बेंच इन्हीं की बैठी थी, जब 13 जजों की बेंच बैठी थी। 13 जजों की बेंच पे जो सबसे बड़ी बेंच थी, सबसे बड़ी बेंच थी ये अब तक की। मतलब इतनी बड़ी बेंच का मतलब क्या होता है कि किसी एक ही केस को इतने सारे जज मिलकर देख रहे हैं कि इस पर क्या फैसला देना है, ठीक है ना, उसको बेंच कहते हैं। किसी एक केस को डील करने के लिए जजों की जो संख्या निर्धारित की जाती है उस जजों की संख्या को बेंच कहते हैं। तो इस बेंच में कितने जज थे? 13 जज थे, जो कि अब तक की सबसे बड़ी बेंच है।
अच्छा, 13 जज की बेंच जब इस फैसला को देख रहे थे तो इन्होंने कहा कि संविधान का भाग है प्रस्तावना, ठीक है ना। और ये जो फैसला आया था ना, ये 7-6 से आया था, मतलब इस बार भी कफ में ही आया था। 7 जजों ने कहा था कि संविधान का भाग है और 6 कहा था नहीं है। तो क्या मान लिया गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है, मतलब संविधान में अब प्रस्तावना में भी संशोधन किया जा सकता है। ये बात तो क्लियर हो गया। और सिर्फ भाग ही नहीं कहा, ये बात ध्यान में रखेंगे, जब कहा ना भाग है तो उन्होंने कहा कि भाग ही नहीं है, संविधान का आत्मा है। मतलब किसी चीज़ को इतना ना पावरफुल बना दीजिए कि आदमी उस पर आवाज़ ही ना उठाए। जैसे जम्मू कश्मीर के साथ किया गया, पहले महबूबा मुफ्ती चिल्लाती थी कि हमें अलग देश चाहिए, हम एक स्वतंत्र देश बना के रहेंगे जम्मू कश्मीर को, स्वतंत्र जम्मू कश्मीर। अब ऐसा उसके साथ किया गया कि राज्य भी नहीं छोड़ा गया, सीधा केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। तो अब क्या वहाँ के लोग बोलते हैं, मतलब वहाँ के पर्सनली लोग को इनसे प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं है, ज़्यादातर प्रॉब्लम राजनेताओं को होता है इन चीज़ों से। लोग कहाँ इस सब में उलझते हैं, कहाँ हम उलझते हैं, कहाँ दिल्ली वाले उलझते हैं कि हम केंद्र शासित प्रदेश हैं, हमको राज्य चाहिए। लोग बहुत ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व नहीं रहते हैं। राज्य बनाना है, केंद्र शासित बनाना है कि कुछ नहीं बनाना है कि क्या करना है, ये सब अपनी पार्टियां में लड़ते रहती है। वहाँ की अलग पार्टियां हैं, इधर बीजेपी है, कांग्रेस है, सभी लोग को अपने सब वोट से मतलब होता है, बस इसीलिए वो लोग लड़ते रहते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो अब क्या बोला जा रहा है, अब वहाँ के नेता लोग क्या बोल रहे हैं कि अब हम एक राज्य ही बना दो। तो वैसे ही कुछ आँच ना उठे, कुछ आवाज़ ना उठे, इसलिए संविधान को सिर्फ ये नहीं कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है, ये कह दिया गया कि प्रस्तावना संविधान का आत्मा है, ठीक है ना। भाग भी है और आत्मा भी है, मतलब संशोधन का अब इसमें अधिकार प्राप्त हो गया संसद को, तो अब इसमें संशोधन किया जा सकता है। अच्छा, जब संविधान की आत्मा प्रस्तावना को कहा गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, तो आर्टिकल 32 को भी आत्मा कहते हैं। अभी आगे पढ़ेंगे, अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहते हैं, लेकिन वो भीमराव अंबेडकर के अनुसार। तो क्वेश्चन में अगर सीधा पूछे कि संविधान की आत्मा किसे कहते हैं और ऑप्शन में कुछ नहीं दिया हो और ऑप्शन में ये दोनों हो, सुप्रीम कोर्ट भी और प्रस्तावना भी और आर्टिकल 32 भी, तो आप लोग आर्टिकल 32 को आंसर करेंगे। अगर ये वाला पूछना चाहेगा तो वो पक्के से लिख के देगा कि सुप्रीम कोर्ट के अनुसार संविधान की आत्मा कौन है, तो फिर सीधा आंसर क्या करेंगे, संविधान की प्रस्तावना, यही आत्मा है। और अगर पूछेगा अंबेडकर के अनुसार, अगर उसने लिख दिया तो फिर अनुच्छेद 32, कोई दिक्कत नहीं। और नहीं लिखा तो फिर उम्मीद करते हैं 32 ऑप्शन में होगा, अगर 32 नहीं है तो ये ऑप्शन में होगा प्रस्तावना को मार देंगे। पर दोनों ऑप्शन में होगा तो अनुच्छेद 32 आंसर होगा, अगर उसने अंबेडकर या सुप्रीम कोर्ट मेंशन नहीं किया है तब। क्लियर है, ओके। अब अंबेडकर ने प्रस्तावना के बारे में जो कहा था संविधान लिखते वक्त, इनका कहना था कि ये संविधान की कुंजी है, और ये सही भी है। देखिए शुरुआत में जो चीज़ें लिखी गई कि बुक में क्या क्या चीज़ें, इसको कुंजी ही तो कहते हैं, जिसको पढ़ के आप समझ सकते हैं कि पूरा संविधान में क्या लिखा हुआ है। तो अंबेडकर ने कहा ये संविधान की कुंजी है, आप इसको भावना कह लीजिए, मतलब लिखने वाले ने अपना भावना व्यक्त किया है, या मनोभाव कहिए, भावना या मनोभाव एक ही चीज़ पर प्रेरित है, आप समझ रहे होंगे। एक जो बहुत फेमस क्वेश्चन है, पूछता है कि कहीं प्रस्तावना में संघ या मताधिकार जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया है क्या, तो नहीं, पूरा प्रस्तावना में कहीं भी संघ या मताधिकार जैसे शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, इस बात को बस ध्यान में रखेंगे। तो ये थे प्रस्तावना के कुछ मूल तथ्य जो प्रमुख थे। आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, हम इसको इरेज करते हैं, मतलब रफ करते हैं, ठीक है। देखिए इसके बाद जो हमें देखना है, और भी प्रस्तावना से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, जो देख लेते हैं। देखिए प्रस्तावना को लिखते वक्त लोगों के दिमाग में संविधान के बारे में 4 बातें थी, 4 मुख्य तथ्य था कि संविधान में क्या क्या डालना है। तो सबसे जो पहला तथ्य था, जो पहला तत्व था, सीधा लिखेंगे प्रस्तावना के तत्व। प्रस्तावना के तत्व मतलब प्रस्तावना किन किन चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, तो प्रस्तावना 4 चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। पहला की बात करते हैं तो शक्ति के स्रोत की, मतलब संविधान को शक्ति कहाँ से प्राप्त होगा, या प्रस्तावना को शक्ति कहाँ से प्राप्त होगा। तो शक्ति के स्रोत के रूप में पहला लाइन ही प्रस्तावना का कहता है हम भारत के लोग। तो शक्ति कहाँ से प्राप्त होती है, भारतीय लोगों से। प्रस्तावना या संविधान को शक्ति कहाँ से प्राप्त होती है, भारतीय लोगों से। तो पूछेगा कि संविधान का मूल शक्ति या संविधान को जो पावर मिलती है वो कहाँ से मिलती है, तो भारत के लोग से मिलती है। एक दूसरा जो पार्ट था प्रस्तावना के तत्व के अंतर्गत, उसमें भारत की प्रकृति थी, मतलब भारत कैसा होगा, ठीक है ना। इसमें भारत की प्रकृति थी। भारत की प्रकृति के तहत 5 पॉइंट को रखा गया कि भारत ऐसा होगा। देखिए पहले इसमें 3 ही पॉइंट थे, 2 बाद में ऐड किए गए, लेकिन हम लोग एक साथ 5 को देखते हैं। पहला जो प्रकृति वो संप्रभुता, संप्रभुता। दूसरा जो प्रवृत्ति है समाजवाद, समाजवाद।
पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक और गणराज्य। देखिए क्वेश्चन में पूछते रहता है संप्रभुता, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक और गणराज्य। भारत की ये प्रकृति है। अब समझिए प्रकृति कितनी है भारत की? 5। अब इसका क्रम पूछ देता है कि ये किस क्रम में है, तो एकदम इसी क्रम में है। ऐसे ही लिखा हुआ है, हम भारत के लोग भारत को एक संप्रभुत्व, संपन्न, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, संप्रभुत्व संपन्न लिख सकते हैं आप लोग, कोई दिक्कत नहीं, जो इच्छा करे ऐसे लिख लीजिए, संप्रभुता या संप्रभुत्व संपन्न। तो हम भारत के लोग भारत को एक संप्रभुत्व, संपन्न, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य बनाने के लिए, ऐसे ही है प्रस्तावना। तो देखिए संप्रभुत्व को अंग्रेजी में सोवर्जिन बोलते हैं, समाजवाद को सोशलिस्ट बोलते हैं, पंथ निरपेक्ष को सेक्युलर बोलते हैं, लोकतंत्रात्मक को डेमोक्रेटिक बोलते हैं और गणराज्य को आर बोलते हैं। देखिए अगर इसको ध्यान से देखिएगा तो सीबीएसई वालों के लिए काफ़ी इजी ट्रिक है, 3FDR। देखिए HDR नहीं, FDR। देखिए बस याद रखेंगे, सोवर्जिन और सोशलिस्ट से स्टार्ट होता है, सोवर्जिन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक, संप्रभुत्व, संपन्न, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य। ठीक है, ये भारत की प्रकृति है। अब देखिए थोड़ा थोड़ा मतलब इसका समझ लेते हैं। संप्रभुत्व संपन्न का मतलब क्या होता है? संप्रभुत्व संपन्न कहने का सीधा सीधा मतलब है कि आप पे किसी का भी अधिकार नहीं है। संप्रभुत्व मतलब अपने आप में पूरी तरह से प्रभु हैं, मतलब अपने आप में भगवान है। कहता है ना अहम ब्रह्मास्मि, हम ही भगवान हैं। वैसे ही संप्रभुत्व संपन्न, जैसे भारत एक संप्रभुत्व संपन्न देश है, तो भारत अपना देश में क्या संशोधन करेगा, क्या कानून लगाएगा, कैसे देश को चलाएगा, इसमें किसी भी बाहरी देश का हस्तक्षेप नहीं चलता है। जिस देश में किसी बाहरी देश का हस्तक्षेप ना हो उसको संप्रभुत्व संपन्न कहते हैं। जैसे भारत एक संप्रभुत्व संपन्न देश है, अमेरिका संप्रभुत्व संपन्न देश है, ठीक है, पाकिस्तान नाम के लिए, ठीक है, बाकी उस पर असर तो आप ही जानते हैं, छोटी छोटी आंखों वाली चाइना का, ठीक है। उसके बाद समाजवाद। समाजवाद का ये एकदम नहीं मतलब होता है कुत्ता को खाना खिलाना, ठीक है। समाजवाद कहने से सीधा सीधा प्रेरणा था कि जो समाजवाद है लोगों को एक दूसरे से भाईचारा बनाकर रखना, लोगों को एक दूसरे की मदद करना, ज़रूरत जब हो लोगों को तब उसके लिए खड़ा होना, कहीं देश के लिए आँच आए तो पूरा समाज एक इकट्ठा होकर खड़ा होना, उससे प्रेरित है समाजवाद, ठीक है। पंथ निरपेक्ष, अब देखिए यहाँ मैटर फंस जाता है। ये जो पंथ निरपेक्ष है इसमें दो टर्म आते हैं, एक धर्मनिरपेक्ष और एक पंथ निरपेक्ष। दोनों बहुत अलग अलग टर्म है, समझिएगा। लोगों को इसमें अंतर नहीं पता होता है, मेंस का एग्जाम तक नहीं, लेकिन मेंस में कभी कभार इसी के बीच अंतर ही पूछ लेता है। सीधे शब्दों में और कम शब्दों में अगर कहा जाए तो धर्मनिरपेक्ष का सीधा मतलब होता है नास्तिक। आप किसी भी धर्म को नहीं मान रहे हैं, उसको धर्मनिरपेक्ष कहते हैं। जैसे आप हिंदू हैं, आप मुस्लिम हैं, ये सिख है, ये ईसाई है, ऐसा कुछ नहीं हो। मतलब सीधा सीधा कहा जाए कोई धर्म नहीं है, ना हिंदू, ना मुसलमान, ना सिख, ना ईसाई, तुम कोई धर्म हो ही नहीं। कोई पूजा पाठ नहीं चलेगा इधर, जो खाना है खाओ, जो पीना है पियो, जो करना है करो। उसको क्या कहते हैं? पंथ निरपेक्ष। ये यूरोपियन कंट्री में ज़्यादा देखने को मिला था। अब पंथ निरपेक्ष का मतलब होता है, सॉरी उसको धर्म निरपेक्ष कहते हैं, हमने पंथ निरपेक्ष बोल दिया था क्या, उसको धर्म निरपेक्ष बोलते हैं, ठीक है, जो भी बोला था। अब पंथ निरपेक्ष का मतलब होता है सर्वधर्म संभव, सर्वधर्म संभव। इसका मतलब ये है कि सभी धर्म एक साथ रह सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं है, ठीक है ना। जैसे आप हिंदू हैं तो भी रहिए, मुस्लिम हैं तो भी रहिए, जो धर्म के आप हैं आप उस धर्म को मान सकते हैं। सरकार किसी भी धर्म को विशेष छूट नहीं प्रदान करेगी। इसको पंथ निरपेक्ष बोलते हैं। तो भारत कैसा है? पंथ निरपेक्ष। अब पश्चिमी यूरोप कैसा है? पश्चिमी यूरोपियन देश धर्मनिरपेक्ष। तो भारत में कभी कभी बोलता है ना एकदम नास्तिक है क्या, तो नास्तिक का मतलब धर्मनिरपेक्ष होता है, ठीक है, किसी भी धर्म को नहीं मानना। आधा से ज़्यादा चाइना धर्मनिरपेक्ष है, ठीक है। भारत पूरी तरह से पंथ निरपेक्ष है, ठीक है। उसके बाद लोकतंत्रात्मक। लोकतंत्रात्मक का मतलब होता है कि जिस देश में प्रशासनिक प्रमुख का चुनाव हो, मतलब जो प्रशासन का हेड हो, वैसा व्यक्ति जो पूरे काम को देखे, कार्यभार को देखे, उसका अगर चुनाव हो तो उसको लोकतंत्रात्मक कहते हैं। और उस चुनाव में कौन भाग ले? जनता। मतलब पूरा देश पे जिसको शासन करना है उसका चुनाव खुद जनता करती हो तो उसको लोकतंत्रात्मक या लोकतंत्र शासन कहते हैं, ठीक है ना। और अगर जहाँ चुनाव नहीं हो वहाँ कई तरह के होते हैं, तानाशाह हो सकते हैं, ऐसे हो सकते हैं, ठीक है, कहीं पे बनफानुगत होते हैं, तो तरह तरह के हो सकते हैं, वो सारी बातें अलग है। एक गणराज्य होती है, रिपब्लिक। गणराज्य का मतलब ये होता है
कि जहां राष्ट्राध्यक्ष का चुनाव हो, जो देश के सर्वोच्च व्यक्ति है उनका चुनाव हो। तो भारत के सर्वोच्च व्यक्ति कौन है? राष्ट्रपति, उनका भी चुनाव होता है। तो देखिए भारत में प्रशासन प्रमुख का भी चुनाव होता है और राष्ट्र प्रमुख का भी चुनाव होता है। इसलिए भारत कैसा है? लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। लोकतंत्र भी है और गणराज्य भी है। कोई दिक्कत? उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब देखिए संविधान के शक्ति का स्रोत देख लिए भारत के लोग, संविधान की प्रकृति देख लिए, ये 5 संप्रभुत्व संपन्न, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक और गणराज्य। अब इसका जो मुख्य टारगेट था, जो एम था, मतलब सीधा बोल सकते हैं कि संविधान का लक्ष्य जो था, संविधान का लक्ष्य जो था, मतलब टारगेट जो था, टारगेट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जो ये कॉन्स्टिट्यूशन था, जो इसका उद्देश्य था, ये क्या क्या था? तो इसका 3 ही उद्देश्य था। देखिए, एक तो न्याय दिलाना, सबको न्याय मिल जाए, सबको समानता मिले और सबको स्वतंत्रता मिले, ये इनका उद्देश्य था। और एक उद्देश्य था कि देश को जब जरूरत पड़े तो ये लोग एक साथ खड़ा रहें और एक दूसरे की मदद करें, तो इसको बंधुता मिले। तो 5 तरह की प्रकृति है। संविधान के लक्ष्य की बात करते हैं तो 4 लक्ष्य था, न्याय, समानता, स्वतंत्रता और बंधुता। अब क्वेश्चन ये नहीं पूछता है, क्वेश्चन पूछता है कि कितने तरह की न्याय की जिक्र है। सीधा पूछता है कि प्रस्तावना में कितने तरह की न्याय का जिक्र है। तो न्याय, 3 प्रकार के न्याय का जिक्र है। देखिए आप लोग इजीली याद कर सकते हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक। सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक, 3 तरह के न्याय है, सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक। समानता की बात करते हैं तो समानता 2 तरह की है। एक प्रतिष्ठा, मतलब सबको बराबर प्रतिष्ठा दी जाएगी, इसी से न जाति वर्ग का मतलब भेदभाव खत्म किया जाएगा। तो बराबर प्रतिष्ठा और अवसर, मतलब कोई भी अवसर है तो सबको समान अवसर मिलेगा, ऐसा नहीं कि किसी को ज़्यादा किसी को कम दिया जाएगा। तो जो आप एग्जाम में देखते हैं कि एज की रिलैक्सेशन वगैरह, ये अलग है, ये पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन के द्वारा दिया जाता है। इसको आगे डील करेंगे, ठीक है ना, उस पर अभी दिमाग ज़्यादा नहीं लगाएंगे, जो पढ़ा रहे हैं इसको समझने का प्रयास कीजिए। न्याय 3 तरह का है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। समानता 2 प्रकार की जिक्र है, प्रतिष्ठा और अवसर की। स्वतंत्रता, ये 5 तरह की स्वतंत्रता है। देखिए स्वतंत्रता किस टाइप की है, आप कुछ भी सोच सकते हैं, मतलब विचार, जो आप सोचे हैं उसको बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मतलब अभिव्यक्ति, अब बोलने का मतलब ये नहीं बोलने लगिएगा कि भारत माता मुर्दाबाद, ऐसा नहीं बोलना है। बोलने का मतलब ऐसा कुछ बोलना है जिससे कम से कम देश की एकता, अखंडता और सुरक्षा पे आंच ना पहुंचे। अगर आपके शब्दों से देश की एकता, अखंडता इन सभी पे अगर या सुरक्षा पे आंच पहुंचती है, इन सभी पे चोट होती है, तो फिर आप पे देशद्रोह का कानून चलाया जा सकता है। आर्टिकल 19 जब पढ़ रहे होंगे तब ये सारी बात क्लियर करेंगे कि आपको क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है, ठीक है। समानता हम लोगों ने देख लिया, स्वतंत्रता, विचार और विचार की अभिव्यक्ति। उसके बाद में अब आप बोलिएगा या कोई और बोलेगा तो उस पर विश्वास करना है कि नहीं करना, ये भी आप पे डिपेंड करता है। तो विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास। अब धर्म की बात करते हैं, एक धर्म को मानिए और मानते हैं तो आप उसके लिए उपासना कर सकते हैं। तो विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, ये 5 स्वतंत्रता है। देखिए विचार, पहले विचार आएगा फिर उसको अभिव्यक्त कीजिएगा। तो अभिव्यक्ति, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, ये 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। और बंधुता तो एक ही है, भाईचारा बना के रखिए, सब मिलजुल के रखिए पूरा देश में, ठीक है। देखिए प्रस्तावना के जो 4 तत्व थे उसमें हम लोगों ने 3 पढ़े हैं अब तक। शक्ति के स्रोत भारतीय लोग, प्रकृति 5 प्रकार के, संप्रभुत्व संपन्न, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य। संविधान का लक्ष्य था न्याय, समानता, स्वतंत्रता और बंधुता स्थापित करना देश में। न्याय 3 प्रकार के, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। समानता 2 प्रकार के, प्रतिष्ठा और अवसर की। स्वतंत्रता 5 प्रकार के, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। अगर एक और बात करते हैं तो सीधी बात है कि संविधान को अपनाया कब गया था। इंपॉर्टेंट ये है कि संविधान को कब अपनाना है। जैसे ये सारी चीज़ें हैं तो आप ही पूछते हैं ना किसी को, जैसे अभी आपको बोले कि एक काम करते हैं, हम लोग एग्ज़ाम की तैयारी करना शुरू करते हैं किसी चीज़ की, तो अगर बोल देते हैं ऐसा कि एग्ज़ाम की तैयारी शुरू करते हैं तो पहला क्वेश्चन क्या आता है आपका, कब से, कब करेंगे, एग्ज़ाम कब होगा, शुरू कब से करेंगे, ये सारी क्वेश्चन आता है। तो डेट का बहुत बड़ा वैल्यू होता है। तो ये सारा जो था, शक्ति का स्रोत भारतीय लोग होंगे, इनका प्रकृति ये होगा, संविधान का लक्ष्य ये होगा। ब्रिटिश शासनकाल में तो ऐसा था नहीं, तो पूछा कि ये कब से, तो उस टाइम पे बोला गया कि जब संविधान लिखा जाएगा तभी से, है ना।
तो उस टाइम पे संविधान निर्माण की तिथि, संविधान निर्माण की तिथि का जिक्र किया गया। और संविधान निर्माण की तिथि की अगर बात करें तो ये क्या था, 26 नवंबर 1949। तो ये 4 अंग हैं प्रस्तावना के। ये संविधान के सीधा सीधी बात करें कि प्रस्तावना के कितने अंग हैं या कितने तत्व हैं, तो आप सीधा आंसर 4 मारेंगे। उसमें से पूछेगा अगर, तो पूछेगा कि इनमें से कौन संविधान के प्रस्तावना का अंग नहीं है, तो 3 इसमें से देगा और एक कुछ और अगड़म बगड़म दे देगा, आप उसको टिक कर दीजिएगा। और बाकी ये सारी बात ध्यान में रखिएगा, जो भी बोर्ड पे लिखा हुआ है सबका सब आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और प्रस्तावना में इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं पढ़ना है। ये जो प्रस्तावना में आपने पढ़ा है ये मोर देन सफिशिएंट है। एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं पूरी बातों का कि हमने प्रस्तावना में क्या पढ़ा है, और आज का क्लास को यहीं पे रोकेंगे रिवीजन के बाद। देखिएगा, तो हमने सबसे पहले प्रस्तावना में पढ़ा था कि मोहम्मद हिदायतुल्लाह ने इस प्रस्तावना को अमेरिका के स्वतंत्रता पत्र के घोषणा के समान बताया है। एक बेरूबाड़ी चंपकम दोईराजन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये प्रस्तावना जो है संविधान का भाग नहीं आता, इसमें संशोधन नहीं हो सकता है। केशवानंद भारतीवाद 1973 में कहा गया कि इसमें संशोधन किया जा सकता है क्योंकि संविधान का भाग है प्रस्तावना, और भाग ही नहीं, ये संविधान की आत्मा है। जबकि भीमराव अम्बेडकर ने इसे केवल संविधान की कुंजी या भावना या मनोभाव बताया था। उन्होंने आत्मा किसे कहा था, अनुच्छेद 32 को। और जैसे संशोधन का अधिकार दिया गया तो 1976 में एक बार संशोधन किया गया। आप 1976 का 42वां संविधान संशोधन देख चुके हैं प्रीवियस क्लास में, ठीक है। ये सारा कुछ हमने देखा। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि जो प्रस्तावना है इसके कुछ और मूल अंग देखे, तो देखे कि प्रस्तावना के कितने तत्व हैं, कितने अंग हैं। तो प्रस्तावना का हमने 4 अंग देखा। पहला शक्ति का स्रोत, तो भारत के लोग थे। दूसरा प्रकृति की मतलब अपना देश कैसा है, इसके बारे में बताया। तो संप्रभुत्व संपन्न, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य। उसके बाद बोला गया कि संविधान का लक्ष्य क्या था, उद्देश्य क्या था। इसको लक्ष्य लिखिए या उद्देश्य लिखिए, जो आपको मन करे वो लिखिए, दोनों सेम वर्ड है, ठीक है। जो आप लिखना चाहें एग्जाम में लिख सकते हैं, मेंस पेपर में, ऑब्जेक्टिव में तो इस सबका टेंशन है नहीं। तो संविधान का जो लक्ष्य या उद्देश्य था वो था न्याय दिलाना, समानता स्थापित करना, स्वतंत्रता दिलाना और बंधुता स्थापित करना। आप खुद सोच के देखिए कि आपको अगर बोले एक सुनिश्चित सुशासन प्रशासन का व्यवस्था करने के लिए, तो आप इतना ही चीज़ लोगों को देना पसंद कीजिए और बोलिएगा अगर ये इतना चीज़ मिल जाता है तो यहाँ लोगों के साथ सारा कुछ ठीक ठाक चल रहा है। न्याय, समानता, स्वतंत्रता और बंधुता। पूछता है न्याय कितने तरह की है, 3 तरह के, राजनीतिक, आर्थिक और समाजवाद सामाजिक। समानता 2 प्रकार के, प्रतिष्ठा और अवसर की। स्वतंत्रता 5 प्रकार के, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना 5 प्रकार के। बंधुता, आप भाईचारा बना के रखिए। और उसके बाद ये सारा कुछ को मानना कब से है, इसको मानने की तिथि क्या होगी, ये 26 नवंबर 1949, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको याद हो गया होगा प्रस्तावना। नहीं याद हुआ है तो एक बार रिवाइंड करके वीडियो को देखिएगा या फिर इसको कॉपी पे लिख के रिवीजन कीजिएगा। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से याद हो जाएगा, ठीक है। आपको अगर ये लेक्चर पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अच्छा लगा हो तो शेयर करें। अगर आपको कुछ सुझाव है, आपको कोई शिकायत है तो आप हमें कॉमेंट कर बता सकते हैं। आपका हार्दिक स्वागत है, ठीक है। इसी के साथ आज का लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।